Okay, listen. The introduction to the Partner's Tale. कैंटरबरी टेल्स का एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो करप्ट था। पार्टनर मतलब होता है क्षमा करने वाला, मतलब ये चर्च से जुड़ा हुआ पर्सन है। पार्टनर मतलब देखो, एक वर्ड तुमने सुना होगा, पार्डन। पार्डन हमने बताया था ऊपर। पार्डन मतलब क्षमा करना, अपन कहते हैं ना पार्डन मी, मुझे माफ करो। सॉरी तो एक वर्ड है ही नहीं उतना, है ना, यूज सॉरी कोई वर्ड नहीं है। सॉरी तो जनरली यूज करते ही है, बट पार्डन वर्ड है कि माफ करें, ये क्षमा करें। तो क्षमा करने वाला मतलब कौन? पार्टनर। जो चर्च में होते हैं ना, जो आपके पापों को माफ करते हैं वो लोग होते हैं पार्टनर। ठीक है, चलो आगे देखो। The Partner Tale is a captivating narrative from Geoffrey Chaucer's। जियोफ्री चौसर का एक मनोरम नरेटिव, मतलब नरेटिव मतलब एक प्रकार का उनकी उनके द्वारा कही गई बात या कही गई कहानी है ये पार्टनर्स की टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। इट इज अ मोरल टेल, यह एक नैतिक कथा है। अबाउट ग्रीड, लालच के बारे में। इस पार्टनर की टेल क्या है? एक कथा है लालच के बारे में। द करप्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, द करप्टिविटी ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान के जो है ना नेचर होता है ना उसका जो करप्ट नेचर होता है उसके बारे में। फिल्ड विथ रिच सिंबोलिज्म, जो किस चीज को सिंबलाइज करते, मतलब उसके इंसान के ना रिच सिंबोलिज्म को डिपिक्ट करती है। एंड थॉट प्रोवोकिंग थीम, और इसकी जो थीम है वो थॉट प्रोवोकिंग। थॉट, हाँ, प्रोवोकिंग मतलब होता है किसी भी चीज को उकसाना, बोलना या बोलने के लिए उत्साहित करना। आज भाई यार समझ में मतलब पार्टनर की जो टेल है वो बहुत सुंदर कहानी है कैंटरबरी टेल्स की, है ना, जो कि एक मोरल स्टोरी है और इंसान के लालच और उसकी जो वो करने की वो होती है ना, करप्ट करप्ट होने की नेचर को बताने वाली ये कहानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, पहले ये बताओ कि इसकी कहानी सुन ली, पूरा सुन लिया कहानी, पता है? ओके। है ना, वो 3 चोरों वाली। हाँ, कहानी नहीं सुनी, है ना। चलो देखो, सबसे पहले तो कहानी सुन लो। क्या है? तो पार्टनर अपनी कहानी शुरू करता है एक बात से। वो एक बात बोलता है ना। क्या बात बोलता है? हम इसको रोक के कहानी सुना रहे, पहले तुम्हें कहानी सुन लो, छोटी सी है। तो क्या करता है पार्टनर? एक लाइन बार बार बोलता है, लालच बुरी बला है ना। ये उसकी एक बोलने की थी, जबकि वो बंदा सबसे करप्ट करप्ट क्या है, एक कैरेक्टर है। तो उसकी कहानी में तीन चोर होते हैं जो कि अपनी एक चोरी करके एक ढाबे पे शराब पी रहे होते हैं। तो तभी वो लोग क्या देखते हैं कि एक बंदे की मतलब अंतिम यात्रा निकलती है ना। तो ये लोग पूछते हैं लोगों से, भाई ये कौन है? एक बाइक, एक चच्चा होते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो चच्चा बोलता है, ये तो हमारा दोस्त था। बोलते हैं हमारा दोस्त? तो बोले इसकी हालत कैसे हुई? तो बोलते हैं कि यहाँ जंगल में एक राक्षस है, एक पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेथ। उस बंदे का नाम डेथ है, उसने तुम्हारे इस दोस्त को मारा है। ये लोग कहते हैं चलो हम अपने दोस्त का बदला लेंगे, इसने हमारे दोस्त को कैसे मारा। तो ये लोग वहां जंगल में पहुंचते हैं ना, तो इनको क्या वो मिलता है और ये लोग उसको मार देते हैं। ठीक है, हाँ। और मारने के बाद उनको क्या मिलता है? वहां बहुत सारा खजाना, सोना। तो उस सोने
तो ये लोग यहाँ लेके आने वाले होते हैं। तो इन लोगों के मन में ये आता है कि यार एक काम करो, अभी रात हो गई है, सुबह जाएंगे, देर हो गई है ना, क्योंकि दिन भर काम किया और अब रात में जाने का टाइम है, तो बोल रहे लेट हो जाएंगे, यही जंगल में रुकते हैं। एक काम करते हैं, ये उनमें से उन मतलब ये 3 होते हैं। तो एक छोटा वाला होता है, छोटे वाले से बोलते हैं तू शहर जा, वहां से कुछ शराब खाने पीने की चीजें लेके आ, अपन रात भर यहाँ मस्ती करेंगे। ओके, छोटा वाला जाता है। जब छोटा वाला लौटता है ना, तो इन लोगों के मन में आता है कि यार इतना सारा सोना है, 3 हिस्सों में बट जाएगा, क्यों ना हम एक काम करें, उस छोटे वाले को मार दें और ये सोना हम दोनों बांट लें, कितना अच्छा होगा। वाह, ये लोगों ने प्लान किया। अब जब ये लोग ये सब प्लान करते हैं ना, तो छोटा वाला वहां से सामान खरीद रहा होता है, आ रहा होता है। तो ये दोनों तो करप्ट थे। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब पता चलता है कि वो भी वहां पे प्लान कर रहा था कि मैं इन दोनों को मार के पूरा सोना हड़पूंगा। और वो बंदा क्या करता है, शराब लेने गया था तो वहां से कुछ पॉइजन लेता है स्टोर से, और उसमें उन शराब की बोतलों में मिला देता है कि इनको मार के मैं पूरा खजाना लूट लूंगा। तो बढ़िया, जैसे ही वो यहाँ आता है, तो ये लोग मौका देख के उसको चाकू भोंक के मार देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अब ये पैसा होगा हमारा, और दोनों बढ़िया बैठ के मस्त उसकी शराब पीते हैं। और इसके बाद तो जानती हो कि शराब पीने के बाद क्या होगा, कि इनकी शराब में क्या था। तो ये तीनों ही मर जाते हैं और इससे ये कहानी होती है खत्म, है ना। और कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो ये थी हमारी पार्टनर की स्टोरी, ठीक। तो इसलिए हमने तुम्हें ये स्टोरी पहले बताई। अब आई समझ में, ये कहानी है तुम्हारे सिलेबस में, पार्टनर्स टेल। आधे क्वेश्चन प्रोलॉग से आएंगे, आधे कुछ वाइब्स ऑफ बात से, और कुछ पार्टनर टेल से। तो ये कहानी ध्यान रखना, अब ये कहानी के हिसाब से चीजें चलेंगी। छोटी सी अच्छी, जरा छोटी सी कहानी है ना। अब समझ गई। ऐसी लगभग 24 कहानियां हैं जो चौसर लिख पाए, उसके बाद उनकी बुक अधूरी रह गई। ठीक है, चलो, मजेदार थी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं लिटरेचर में। ये लिटरेचर की खासियत। चलो, अब अपन बढ़े, है ना, आगे। ओके। अब जो हमने अभी जो कहानी समझी ना, उसकी समरी बता रहा है ये। हाँ, अब तुम्हें समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा था। तो देखो, मेन इवेंट क्या है, द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड 3 राइटर्स, 3 चोरों के बारे में, हु सीक्स टू फाइंड द एंड किल डेथ। वो ढूंढते हैं और पाते हैं, और किसको मारते हैं, किल को, डेथ को मारते हैं। बट एंड अप फॉलिंग विक्टिम टू देयर ओन वाइसेस, अवराइज एंड ट्रेचरी, है ना। लेकिन और ये बाद में ये तीनों क्या पकड़ते हैं, खुद उस खजाने को पा लेते हैं। ठीक है, और इनका अंत भी वही होता है। अब देखो, ये बैन इवेंट था, समझ गए, मतलब जहां पे ये लोग खजाना पाते हैं उसको मारते हैं, पूरी कहानी का मैन इवेंट। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो द टेल एक्सप्लोर्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एज दे आर confronted with moral dilemma, the consequences of their action। ये समझो, देखो ये बात, मोरल डिलेमा, डिलेमा मतलब एक होता है एक प्रकार का कंफ्यूजन। तो यहाँ पे लोगों को नैतिकता के बारे में कंफ्यूजन रहता है, और जिसका परिणाम हम देखते ही हैं। अब नैतिक कंफ्यूजन क्या होता है, ये सोचो, कितने धोखेबाज, मतलब कितने वो होते हैं मोरली गिरे हुए लोग,
मतलब दोस्ताई को मार रहे हो आप, है ना? हाँ, खुद के जिसके साथ आपने सब कुछ किया, चोरियां की, सब कुछ किया, किसी को नहीं बख्श रहे, है ना? तो ये वर्ड्स याद रखना, मोरल डिलेमा एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन, ना? नैतिक असमंजस, हाँ, डिलेमा का सीधा मतलब होता है असमंजस, या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन, और उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, है ना? देयर एक्शन मतलब उनके किए गए एक्शन का। ओके आगे बढ़े। यस, ठीक। सॉरी, एनालाइज ऑफ द पार्टनर्स कैरेक्टर। तो देखो, पार्टनर्स के जो कैरेक्टर थे, अच्छा, स्टोरी विद इन द स्टोरी, कैंटरबरी टेल्स क्या है? स्टोरी विद इन द स्टोरी। याद रखना हमारे इन वर्ड्स को, मतलब कहानी के अंदर कहानी सुनाने वाला है। देखो, जोफ्री चौसर एक कहानी सुना रहा है जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। उस कहानी के अंदर एक बंदा है जो कहानी सुना रहा है, वो है पार्टनर। कहीं कहीं नौबत ऐसी भी आएगी कि उस कहानी के अंदर का कैरेक्टर भी कहानी सुनाएगा। तो स्टोरी विद इन द स्टोरी विद इन द स्टोरी, आई बात समझ? दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैंटरबरी टेल्स, बट दिस इज नॉट अ टफ, दिस इज सिंपल सॉफ्ट स्टोरी टेल्स। ओके, इसके कैरेक्टर में, मतलब इसके कैरेक्टर की क्या क्या खासियत थी और क्या क्या बुराइयां थी। इसके कैरेक्टर की, पार्टनर्स के कैरेक्टर की, पार्टनर्स के कैरेक्टर कौन? तीन थे, ठीक है। अगर हम बात करें जोफ्री चौसर के कैरेक्टर, तो वो तो कितने थे? खुद को मिला के 31, खुद को मिला के 31, हैरी वैली सहित, ध्यान रखना। तो ये किसके कैरेक्टर हैं? पार्टनर के। ओके, तो सबसे पहला, उन कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज थी या क्या क्या बुराइयां थी, वो हम देख रहे हैं सामने। तो पहला है लैक ऑफ मोरालिटी। पहला क्या है? लैक ऑफ मोरालिटी, नैतिक रूप से गिरा हुआ था। वो थे वो कैरेक्टर, चोर ही तो थे, गिरे ही होंगे, है ना? फिर, है ना, a partner is a present is a morally corrupt character including the in greed and manipulating to attain wealth, ठीक, पैसे के लिए मैनिपुलेट हो जाते हैं। फिर charismatic persona depict his character shortcoming, the partner has a corrupt captivating present and ability to influence other through his storytelling, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर थे ना, है ना, ये दूसरा है कि क्रिस्मेटिक परसोना। देखो, कैरिस्मेटिक परसोना मतलब होता है एक प्रकार के ना जादुई व्यक्ति, करिश्माई व्यक्ति, मतलब अपने आप में वो हो। तो ये लोग होते ही हैं ऐसे, मतलब कि देखो मौत को मारने जा रहे हैं, है ना, चमत्कार ये, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार का होना। चलो, थर्ड और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, मनोवैज्ञानिक मतलब मन में एक प्रकार का जटिलता, ठीक है। तो चौसर इंटरेक्टली पोर्ट्रे द इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड मोटिवेशन ऑफ पार्टनर, क्रिएटिंग अ कैरेक्टर ऑफ ग्रेट डेप्थ, ना। तो इसने जो कैरेक्टर्स थे ना, उनके अंदर बहुत गहराई से उनकी फीलिंग्स को बताया है। देखो, हमने कहानी को ऐसे ओरली सुना, थोड़ा सा समझा, लेकिन जब आप उसको रीड करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि कितनी गहराई से और कितने अच्छे से कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है ना। तो
ये इनकी खासियत थी। ठीक, आगे बढ़े। थीम एक्सप्लोर इन द टेल। अब इस कहानी में क्या क्या थीम्स हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये याद रखना, इस पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से करना है। कैरेक्टर एनालिसिस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टर एनालिसिस इन कैंटरबरी टेल्स। Explain some themes which is involved in Canterbury Tales. Now this is second question. Theme explore in the tale. First corruption, second mortality and third greed. तो करप्शन है ही, देखो सीधा सिंपल सा है कि उसमें करप्शन था, थीम थी। मोर्टेलिटी है ना, उसमें था ही। फिर ग्रीड तो था ही, सबसे पहले ही बताया था। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। सिंबोलिज्म इन पार्टनर टेल्स, क्या क्या चीजें उसमें बताई गई है ना। देखो हर एक चीज होती है, हर एक वर्क में ये सिंबोलिज्म होता है और हमेशा वो आता भी है ना, ध्यान रखना। तो इसका भी सिंबोलिज्म ध्यान रखना, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं जो सिंबलाइज करती हैं। जैसे कि देखो सोना, सोना किस चीज को बताता है, रिप्रेजेंट ह्यूमन ग्रीड एंड द करप्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। सोना इस चीज को बताता है कि इंसान का लालच किस चीज के लिए है और उस चीज के लिए इंसान कितना गिर सकता है। डेथ, डेथ symbolize the inevitable inevitability of mortality and the consequences of moral corruption। मौत ये इस चीज को बताती है कि इंसान को अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल के रहती है। दोनों ने बुरा चाहा, है ना, तो सबके सब मरे, घंटा किसी का ना हुआ सोना। है ना। राइटर्स symbolize the moral decay and the self destruction में nature of humanity। इंसान को खुद को ही नष्ट करने की आदत होती है, जैसे उन तीनों ने किया। ठीक, ओके, नेक्स्ट। मोरल लेसन कन्वे इन द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, तो ये भी पता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अवेराइज, है ना, फॉली ऑफ ट्रेचरी एंड एम्बैरेसिंग वर्च्यू। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सब समझ में आ जाएगा जो जो चीजें थी। कंपैरिजन टू अदर टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। अब इस कहानी का दूसरी कहानियों के साथ भी तुलना की जाती है कि ये कहानी दूसरे लोगों की कहानियों से कैसे अलग थी। याद रखना, अपन लोग ऑपरेशन कर रहे हैं पूरी कैंटरबरी टेल्स का। हर नजरिए से देख रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कंपेयर टू द अदर टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स। सीधा सटीक क्वेश्चन। तो किस आधार पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इन मोरालिटी, नैतिकता के कॉन्ट्रास्ट पे, है ना, नैतिकता के मतलब एकदम उस पे। तो कंपेयर द मोरल थीम एंड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन विथ अदर टेल्स इन द कलेक्शन। ओके, ठीक। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक स्टाइल। तो आर्टिस्टिक स्टाइल मतलब देखो, कैंटरबरी टेल्स ने सारी कहानियां लिखी, उन कहानियों में इसमें क्या अलग है, तो यहाँ highlight the stylistic different and narrative techniques in the partner tale compared to the other story। इसको से थोड़ा सा ज्यादा emphasize किया है। फिर impact on reader, तो readers पे क्या impact पड़ता है, explore the distinct emotion and the intellectual effect of the partner tale in the comparison to the other narrative। दूसरे narrative की अपेक्षा इसका अलग ही इफेक्ट होता है। ठीक, चलो आगे देखें। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है। हाँ, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेल, मतलब इस कहानी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो नजरिया है वो क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वही चप्पल पहनो।
ठीक, तो इसका क्या प्रभाव रहा, तो मेडाइवल सोसाइटी में और चौसर के उस एरा में, तो मेडाइवल सोसाइटी में देखो, प्रोवाइडिंग insight into the social and cultural norms prevent in medieval England influence the setting and the character of tale, है ना, कि मतलब वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया इस कहानी ने। चौसर का एरा मतलब चौसर का एज, चौसर का युग, एक्सप्लोर द लिटरेरी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चौसर टाइम। ये जो कहानी है हमें उस समय का क्या बताती है, साहित्य, धर्म और उस समय की राजनीति से जुड़ी हुई चीजें। जब हम कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सब हमें उसमें मिलता है, उसमें मेडाइवल सोसाइटी के बारे में मिलता है। ऑफरिंग अ बैकड्रॉप फॉर अंडरस्टैंडिंग अ नरेटिव, और पीछे जो नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है हम उसको समझ पाते हैं कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। आई बात समझ, एक कहानी अपने समय की कंडीशंस को बताती है, कैसा था उस समय का माहौल। तो उस कहानी से हमको, इस कहानी से तो पता चला कि चोर कैसे होते होंगे उस समय के, तो लालच तब भी कम नहीं था। ठीक है, अपन सोचे कि आज ही कि चोर बड़ा बेकार है, और ही तो है। चलो आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेल, है ना। तुमने सुना होगा क्रिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना, या रिसेप्शन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, क्रिटिकल एनालिसिस, है ना। किसी भी टीचर से बात करना, वो सबसे पहले आपको ये बोलेंगे उसका क्रिटिकल एनालिसिस अच्छे से पढ़ लेना। हाँ सर, प्रैक्टिकल में भी। हाँ, है ना, तो ध्यान रखियो। क्योंकि ये होता है, आपने पूरी कहानी पढ़ ली, सारे पक्ष, थीम, उसको एनालाइज कर लिया, उसके कैरेक्टर्स को एनालाइज कर लिया, उसके प्लॉट को एनालाइज कर लिया। अब बारी है आपको उसका ऑपरेशन करने की, सच को सच, झूठ को झूठ निकालने की, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन। हाँ, ये वर्ड तो आपको बार बार सुनने मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ 3 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं हम, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स ही रखे गए। तो देखो, लिटरेरी इम्पैक्ट, अब साहित्यिक रूप से इसके क्या प्रभाव हैं। एग्जामिन द लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनर्स टेल एंड इट्स रिसेप्शन बाय क्रिटिकल एंड स्कॉलर थ्रू आउट हिस्ट्री। हम इसको लिटरेरी रूप से एग्जामिन कर सकते हैं, और इससे हमें स्कॉलर्स के लिए बहुत सारी चीजें समझने को आती हैं कि उस समय क्या क्या था और कैसा था। मोरल एलेगरी, एक्सप्लोर द वेरिड इंटरप्रिटेशन। एलेगरी मतलब होता है एक प्रकार की रूप देना, किसी की चीज को ना मानना। फॉर एग्जाम्पल देखो, फीमेल एलेगरी क्या है, इंडिया का फीमेल एलेगरी क्या है, भारत माता। हम भारत को क्या मानते हैं, भारत माता मानते हैं। जैसे जर्मनी के लोग वहां की माता जर्मेनिया को मानते हैं, अपन भारत माता कहते हैं, भारत माता की जय, वो लोग जर्मेनिया माता की जय। फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं, मैरियाना माता की जय, वहां मैरियाना माता चलती है। तो हमने एक मोरल, एक नैतिक सिंबल दिया है ना अपने देश को। तो ये जो कहानी है ना पार्टनर की टेल की, ये एक नैतिक एलेगरी है, नैतिक कहानी का सिंबल। अब समझी, चलो आगे। आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, इसमें कलात्मक प्रभाव है बहुत सारे, पढ़ते हुए ना मजा आ जाता है। ठीक, आगे। अब आ गया कंक्लूजन और फाइनल थॉट। तो फाइनल थॉट या कंक्लूजन में क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हैं, लेगेसी, रिलेवेंस,
रिफ्लेक्शन। लेगेसी क्या है? द पार्टनर टेल हैज लेफ्ट अ प्रोफाउंड लेगेसी इंस्पायरिंग न्यूमरस एडेप्टेशन, क्रिटिक एंड स्कॉलर एनालिसिस। तो इसकी लेगेसी क्या है कि इसने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, बहुत सारे लोगों को ने इस कहानी को एक्सेप्ट किया, इस पे अपने अपने व्यूज दिए और बहुत कुछ, है ना। मतलब एडॉप्टेशन स्वीकारोक्ति, स्वीकार किया गया, क्रिटिक आलोचना की गई, और स्कॉलरली एनालिसिस बहुत सारे लोगों ने, जो स्कॉलर्स होते हैं ना, स्कॉलरशिप नहीं समझना, स्कॉलर मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ठीक। यस, वो सब स्कॉलर्स थे। रेलेवेंस मतलब इसकी संबद्धता, इट एक्सप्लोर ऑफ ह्यूमन वाइसेस एंड मोरल डिके रिमेन ना परसेंट सॉरी पार्टीशन partains and contemporary society, है ना, resonating with reader across generation। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संबंध लोगों से जुड़ा रहेगा। उस समय लिखी थी, आज 1000 से ज्यादा साल बाद हम जैसे लोग भी पढ़ रहे हैं, ना, इसका संबंध है ऐसा, और आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसका संबंध खत्म नहीं हो रहा, इंसान का लालच खत्म नहीं हो रहा, इस प्रकार की एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही। कि सोचो हम लोग कहाँ आके इनको कॉलेज लेवल पे आके सीख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा, बच्चों को भी नहीं। फिर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब प्रभाव। द नरेटिव प्रॉम्प्ट हैज डेप्थ रिफ्लेक्शन ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट। मानव की जो सामाजिक एक्टिविटी होती है ना, मतलब उसके कृत्य, ट्रेट मतलब कृत्य, और सोशल इशू उसके जो सामाजिक कार्यक्रम, एक्टिविटी गतिविधियां होती हैं। कंटिन्यू टू प्रोवोक थॉट एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंसान को वो सब कुछ समझने में ये मदद भी करती है ये कहानी। आगे से आपको अगर कोई चोर मिले या कोई ओछी सोच वाला मिले, आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। आई बात समझ? तो ये था पूरा हमारा कैंटरबरी टेल्स, और यहाँ पे हमारी स्लाइड एंड। ठीक, चलो।